कल यानी 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी 100 टापुओं के द्वीप कहे जाने वाले जिले बांसवाड़ा के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे राज्य को 1.08 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। ये परियोजनाएं राजस्थान की एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट जैसे अहम क्षेत्रों को नई दिशा देंगी। लेकिन मोदी के दौरे की घोषणा के साथ ही प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर घमासान मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कहानी के हर पहलू को तफसील से समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा प्रवक्ता मनीषा जी और कांग्रेस प्रवक्ता सद्दाम हुसैन जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। पहले पंजाब केसी राजस्थान में मनीषा जी, पिछले 22 महीनों में पीएम मोदी का ये 16वां राजस्थान का दौरा है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व काफी ज्यादा फोकस कर रहा है राजस्थान पर, क्या कहेंगे? जी देखिए, हमारे लिए गर्व की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी बांसवाड़ा पधार रहे हैं और जब भी माननीय मोदी जी आते हैं तो राजस्थान के लिए बहुत बड़ी बड़ी सौगातें लेकर आते हैं। तो हर एक राजस्थानी उनके स्वागत के लिए आतुर है और माननीय प्रधानमंत्री जी परमाणु ऊर्जा जो प्लांट है उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। साथ साथ 1,22,000 करोड़ से अधिक कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण वे करेंगे। उनमें से 1,08,468 करोड़ के जो विकास कार्य है उनका शिलान्यास और उनका जो लोकार्पण है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थानियों के लिए उपहार है। तो माननीय मोदी जी जब भी आते हैं ऐसे बड़ी बड़े सौगातें तो राजस्थान के लिए लेकर आ ही रहे हैं। तो ये हम सब उम्मीद कर सकते हैं कि राजस्थान के जो ये है कल का दिन वो ऐतिहासिक होने वाला है राजस्थानियों के लिए। रोजगार की दृष्टि से देख लीजिए आप, टूरिज्म की दृष्टि से विकास जो हमारा राजस्थान का है वो होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि कल का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मनीषा जी, लेकिन दौरे से पहले ही लगातार एक तरीके से विपक्ष तमाम सारे आरोप लगा रही है और खास तौर पर बांसवाड़ा वो इलाका है जहां ये भाजपा या कांग्रेस का मुकाबला नहीं बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला होता है। भारत आदिवासी पार्टी के एक नेता है राजकुमार रोत, वो लगातार भाजपा पे और सत्ताधीशों पे आरोप लगा रहे हैं कि विस्थापितों के साथ अन्याय किया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से राजकुमार रोत जी का जो बयान आ रहे हैं, मेन चीज़ है कि जो हमारा विपक्ष है वो सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए है। वे नहीं चाहते हैं कि राजस्थान का विकास हो। जिस तरह से राजस्थान अग्रणी हो रहा है, विकास के पथ पर अग्रसर है, तो ये चीज़ वो लोग नहीं चाहते हैं। राजकुमार रोत जी के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि वो नहीं चाह रहे कि आदिवासी समाज का उत्थान हो, वे आगे बढ़े, वे शिक्षित हो, उनका विकास हो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आदिवासी समाज अगर मान लीजिए जागरूक हो जाएगा तो उनकी राजनीति कहीं ना कहीं काम नहीं आएगी। तो उस तरह से वो चाह रहे हैं कि उनको खुद को डर है कि समाज आगे बढ़ेगा तो उनकी जो झूठी राजनीति है वो कहीं खत्म ना हो जाए। पर मनीषा जी, क्या मुआवजा मांगना या मुआवजे के से वंचित लोगों का जिक्र करना, चर्चा करना, उसको राजनीति केंद्रीकरण के बीच में लाना, क्या ये आदिवासियों पर राजनीति करना है? क्योंकि राजकुमार रोत तो यही दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। जी देखिए, हमेशा जो हमारे आदिवासी समाज है उनके नायकों को सम्मान देने का काम, उनके गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती आई है। और माननीय मोदी जी जितनी बार भी जब भी आए हैं उन्होंने आदिवासी समाज को एक सम्मान के साथ में उनके धरोहर को जो उनकी धरोहर है उसको सहेजने का कार्य, उसको जीर्णोद्धार कराने का कार्य हमेशा से किया है और आगे भी करते आएंगे। तो आदिवासी समाज के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी उनके विकास के लिए चिंतित है और अग्रसर है। जी, तमाम सारे पहलू पर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सद्दाम हुसैन जी मौजूद है। सद्दाम जी, आपने सुना मनीषा जी ने क्या कुछ कहा, पहले समझना चाह रहा हूं कि इस दौरे को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? जी देखिए सौरभ जी, प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे को लेकर कोई विशेष राजस्थान को कोई ऐसा उपहार नहीं मिलेगा, क्योंकि पूर्ववर्ती जब कांग्रेस सरकार थी, यूपी की सरकार थी, यूपीए 1 की यूपी सरकार थी, उस कार्यकाल के अंदर भी राजस्थान को बहुत सारी ऐसी सौगातें प्रदान की गई थी समय समय पर, और उसी रूटीन के तहत प्रधानमंत्री जी भी अभी राजस्थान के दौरे पे आ रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा 2014 के लोकसभा चुनाव की, 2019 के लोकसभा चुनाव की, जिसके अंदर राजस्थान प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 25 में से 25 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार प्रदेश की जो जनता है वो प्रधानमंत्री के जो झूठे वादे हैं, झूठे दावे हैं, उसको जान चुकी है और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इस बार 25 में से 13 जो सीटें हैं वहां तक ये सीमित रहना पड़ा है। मैं बात करना चाहूंगा बांसवाड़ा और डूंगरगढ़ जो आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी
को इस बार जनता ने नकारा है। वहां भी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। सौरभ जी, मैं जी आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन झूठे वादों के माध्यम से देश के अंदर जो सत्ता प्राप्त की और सरकार बनने के प्रांत में उन वादों को नरेंद्र मोदी ने पूरा नहीं किया। मैं आपको एक वादे के बारे में बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से देश के अंदर प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था, आज प्रदेश में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री 2014 से लेकर 25 तक 12.5 करोड़ युवाओं का रोजगार छीना जा चुका है प्रदेश के देश के ठीक है, अंदर। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, काला प्रधानमंत्री धन पे मोदी रोक का जो लगाने की बांसवाड़ा बात की दौरा गई है थी। उसमें लगातार चर्चा की जा रही है, उसमें घोषणा की जा रही है कि रोजगार को लेकर भी कई सारे ऐलान होने वाले हैं और साथ ही साथ बांसवाड़ा के विकास के लिए न्यूक्लियर प्लांट जैसी बड़ी योजनाओं का भी जिक्र किया जा रहा है। तो एक तरीके से विकास कार्य के लिए ही तो ये दौरा है या राजस्थान में प्रवेश करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? जी सद्दाम जी। जी, राजस्थान में विकास कार्य होने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से यूपीए पहली सरकार थी और यूपीए की दूसरी सरकार थी, जिस तरीके से राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए थे, उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश में विकास कार्य नहीं कर। जिस प्रकार आपने देखा होगा, पंचबंद्रा रिफाइनरी थी, बठिंडा बीकानेर रिफाइनरी थी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था, NRHM, और जो किशनगढ़ एयरपोर्ट था, जयपुर मेट्रो था, ये सब यूपीए के कार्यकाल के अंदर प्रदेश के अंदर विकास कार्य हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में राजस्थान में विकास के कार्य हो रहे हैं। यूपी के कार्यकाल में भी बहुत सारे वादे हुए थे, लेकिन देश की जनता, प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि जिन झूठे वादों को लेकर वो सत्ता में आए थे, क्या वो इन वादों को पूरा करेंगे? विदेश से काला धन लेके आएंगे, प्रदेश की जो देश की जनता है उनके खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगे। 2022 तक प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि प्रत्येक परिवार को एक-एक घर मिलेगा। आज भी देश की जो जनता है वो फुटपाथ पर, सड़कों पर सो रही है। देश के अंदर घोषणा हुई थी कि 2019 तक घर घर बिजली पहुंचाएंगे। आज भी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण इलाके हैं जो बिजली से वंचित है। आपके जरिए कि आखिर अगर ऐसा है तो भाजपा द्वारा या फिर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा राजस्थान में इतना फोकस क्यों किया जा रहा है कि 16 महीनों में या 22 महीनों में 16वां दौरा है ये? आपके जरिए मैं समझना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं दौर विपक्ष जी। प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो दिनों दिन कम होती जा रही है। जिस प्रकार देखा होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर 303 सीटें मिली थी, अब 240 तक वो सीमित हो गई। 400 पार का पूरे देश में नारा लग रहा था, 240 तक सीमित हो गए। राजस्थान में इसलिए प्रधानमंत्री का निरंतर दौरा किए प्रोग्राम किए जा रहे हैं क्योंकि राज्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार है वो भीड़ इकट्ठा करने के लिए सरकारी जो तंत्र है उनका दुरुपयोग करके और राजस्थान में एन कैन प्रकरण करके वहां भीड़ इकट्ठा करके और प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो दर्शाने का प्रयास करेगी। इसलिए राजस्थान के अंदर बार बार प्रधानमंत्री के जो दौरे हैं वो नियमित रूप से किए जा रहे हैं ताकि आसानी से यहाँ प्रदेश में भाजपा की सरकार है और यहाँ आसानी से भीड़ इकट्ठी हो जाए। सद्दाम जी ने कहा है, स्पष्ट रूप से कहना यह है कि लोकप्रियता हासिल करने के लिए क्योंकि लगातार उनकी जो मशहूरियत है वो समाप्त हो रही है, खत्म हो रही है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को बार बार इस तरीके के दौरे करने पड़ रहे हैं। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया एक बार वो समझ लेते हैं। जी मनीषा जी। देखिए सौरभ जी, सद्दाम हुसैन जी को ये पता होना चाहिए कि माननीय मोदी जी हमारे देश के ही नहीं पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता है। कहाँ उनकी लोकप्रियता खत्म हो रही है? आप लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, आप लोग पचा नहीं पा रहे हैं राजस्थान का जो विकास हो रहा है, जो पिछले जो 1.5 साल में जिस तरह का विकास हुआ वो आप लोगों को लग ही नहीं रहा कि एक सामान्य व्यक्ति मुख्यमंत्री जी जिस तरह के विकास की ओर बढ़ रहे हैं। राइजिंग राजस्थान देख लीजिए, रोजगार की उसमें देख लीजिए, आप जल परियोजनाएं देख लीजिए, किस तरह की विकास हो रहे हैं। और अब हम माननीय मोदी जी जो हमारे राजस्थान को इतनी बड़े बड़े योजनाएं, इतनी बड़ी बड़ी जिस तरह की विकास आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऊर्जा के उस पर आप इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आ रहे हैं, आप ये देखिए लोकार्पण किए जा रहे हैं, तो आप लोगों को वो ही नहीं हो रहा। आपकी सरकार सिर्फ और सिर्फ क्या करती थी? आपकी सरकार होटलों में बंद रहती थी, सिर्फ और सिर्फ ट्विटर एक्स से अपनी सरकार चला रही थी और किस तरह के आप लोग बयानबाजी किया करते थे। राजस्थान के लिए आपका कोई विजन ही नहीं था। आज जब विजन के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जब हम राजस्थान के लिए कार्य करें तो आप लोगों को उस पर भी आपत्ति आप लोग जताते रहते हैं, अनर्गल बयान देते रहते हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ आपको खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और जिस तरह के आप बयान देते हैं सिर्फ और सिर्फ आप इस तरह से खबरों में छाए रहने के लिए आप बयान दे रहे हैं। आपको उनका इस तरह से उनका विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि आप जो चाह रहे हैं कि आपका जो विज़न है कि राजस्थान की जो आगे जो
जिस तरह से उनका विकास हो रहा है वो आप लोग चाहते ही नहीं है। लेकिन मनीषा जी, कई ऐसे मुद्दे हैं जहां हम भाजपा और कांग्रेस यानी पक्ष और विपक्ष दोनों को समकालीन देखते हैं, चाहे वो छात्र संघ चुनाव का मुद्दा हो, चाहे वो एसआई भर्ती रद्द कराने का मुद्दा हो। तमाम सारी जो जनता है, तमाम सारे जो दर्शक है, वो आप दोनों ही पार्टियों को एक तरीके से एक साथ देखते हैं। ऐसा क्यों है आखिर? क्यों भाजपा सरकार इतने समय बाद भी अपनी छवि अलग बनाने में सक्षम या सफल नहीं रही है? जी सौरभ जी, मैं बताना चाहूंगी कि आप ये देखिए कि जो कांग्रेस सरकार है उसके समय में हर रोज 17 दुष्कर्म होते थे, 17 पेपर लीक हुए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने रोजगार के मामले में जो हमारे जो नए नवीन जो छात्र हैं उनके भविष्य को बिल्कुल गर्त में डाल दिया। महिला सुरक्षा के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे था, पेपर लीक के मामले में देख लीजिए रोजगार कहाँ था। और बिजली की बात करते हैं, बिजली कटौती हर आए दिन की बात थी। आज किसान खुश हैं अपने इस तरह की जो उनके बयान हमने सुने कि वो बहुत ज़्यादा मुख्यमंत्री जी से किस तरह के बयान दे रहे हैं कि बहुत अच्छी है, बिजली हमेशा हो रही है। यहाँ पे आप सड़क की बात कर लीजिए, किसी भी तरह की बात कर लीजिए, आप देखिए राजस्थान कितना पीछे था और आज देख लीजिए राजस्थान का जो विकास हो रहा है और नई नई सौगातें जो उन्हें मिल रही है, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है सदाम जी, आपने सुना मनीषा जी ने क्या कुछ कहा, लेकिन स्पष्ट सवाल ये है कि अगर आपकी सरकार में, आपके कार्यकाल में भी तमाम सारी लापरवाही की गई थी, तमाम सारी चीजें थी, तमाम सारी परेशानियां थी, तो आप किस हद से अभी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं? जी सौरभ जी, मैं बताना चाहूंगा, प्रदेश में जब राजस्थान की सरकार थी तब प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता प्रदान की गई थी। भारतीय जनता पार्टी आने के बाद, प्रदेश में सरकार आने के बाद में 50,000 जो महात्मा गांधी युवा प्रेरक के पद थे उनको समाप्त किया गया था। 5,000 राजीव गांधी युवा प्रेरक के पदों को समाप्त किया गया था। संविधान के अंदर खोलने की जो घोषणा हुई थी उसको समाप्त किया गया था, जिसके लिए कांग्रेस सरकार ने 10 करोड़ का बजट भी आवंटित किया था। भी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारी बहन बता रही थी कि बिजली के संबंध में मैं इनको बताना चाहूंगा, कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर बिजली के जो बिल होते थे उस पे फ्यूल सरचार्ज नहीं लगता था, लेकिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद में फ्यूल सरचार्ज है वो लगना प्रारंभ हो गए, जिससे प्रति जो परिवार है उनको 100 रुपए से 1100 रुपए 1200 रुपए तक प्रति बिल अधिक वहन करना पड़ रहा है। प्रदेश के अंदर निरंतर बिजली कटौती हो रही है, प्रदेश के अंदर निरंतर अपराध की घटनाएं हो रही है, बजरी माफिया है, खनन माफिया है, बजरी माफिया है, खनन माफिया है, उनके हौसले बुलंद हैं। आज प्रदेश के अंदर सरकार चुनाव नहीं करा पा रही है, पंचायत के चुनाव नहीं करा पा रही है, नगर निकाय के चुनाव नहीं करा पा रही है। प्रदेश के अंदर बिजली के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, पानी नहीं हो पा रही है, लोग प्रदेश के अंदर पेयजल का संकट है वो गहराया हुआ है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी खोलने की घोषणा की थी। राजस्थान में कुल कितनी स्मार्ट सिटी खुली आप बताइए? स्मार्ट सिटी खोलने की घोषणा हुई थी देश में, राजस्थान में कुल कितनी स्मार्ट सिटी खुली है? किसानों की आय दुगनी करने की घोषणा की गई थी, किसानों की आय दुगनी करने की देने वाले हैं, हम उस पे बात कर रहे हैं। आप ये देख लीजिए बीकानेर और जैसलमेर इस वर्ष 2025 के अंदर राजस्थान प्रदेश के अंदर विशेष अतिवृष्टि हुई है, लेकिन किसानों को विशेष कोई नहीं दिया गया सरकार की ओर से। 2 करोड़ युवाओं के रोजगार देने का वादा किया गया था, 15-15 लाख खाते में डालने का वादा किया गया था, काला धन लाने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार ने इन झूठे जुमले, झूठे वादों के माध्यम से सत्ता प्राप्त की और सत्ता में आने के बाद में जनहित के जो मुद्दे हैं, जनहित के जो काम है, उनको सरकार ने एक तरफ छोड़ दिया। जी सरकार बिल्कुल, लेकिन मेरा सरकार नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, अडानी अंबानी को ना पहुंचाने का काम करती है। प्रदेश की जनता के अंदर कांग्रेस कार्यकाल के अंदर जो पेट्रोल और डीजल, प्रधानमंत्री मोदी के बांसवाड़ा दौरे के साथ जिस राजनीति पर आप चर्चा कर रहे हैं, मैं समझना चाह रहा हूं कि उसके बाद भी जितने उपचुनाव होते हैं उसमें तो कहीं ना कहीं आपकी जीत भी नहीं होती, एक तीसरा मोर्चा निकल के आता है, वो जीत जाता है। और खासतौर पर अगर बांसवाड़ा का जिक्र किया जाए, अपने चरम पर है, बेरोजगारी है, करते हैं। आपके साथ गठबंधन करने के बाद एक सांसद वहां से चुना जाता है जो आपके समर्थन से चुना जाता है, लेकिन जब वापस आपको उसके साथ गठबंधन करना पड़ता है तो वो नकार देता है। तो इसका मतलब आपने एक सांसद चुन के भेज तो दिया, आपने अपनी तरफ से राजनीति तो खेल दी, लेकिन वो आपका समर्थन नहीं करता। जी सदाम जी, जी आवाज दो रही है।
जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि जिस राजनीति का आप चर्चा कर रहे हैं, अगर बांसवाड़ा पर फोकस करके उन पर सवाल किया जाए तो लाजमी तौर पे ये है कि आप एक सांसद चुन के अपना गठबंधन करके एक सांसद खड़ा करते हैं। भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से राजकुमार रोध बांसवाड़ा में सांसद के तौर पर पेश आते हैं, लेकिन जब उनका वक्त आता है कि आपको उपचुनाव में आपके साथ आने का, तो वो नकार देते हैं सीधा था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो राजनीति है वो भी स्थानीय क्षेत्र में और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में आपको कमजोर नजर नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती। कांग्रेस ने आदिवासी भाइयों के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, विकास के लिए हमेशा काम, और लोकसभा चुनाव के अंदर भी जो भारत आदिवासी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के माध्यम मिलकर चुनाव लड़ा, और आदिवासी भाइयों ने कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को पूर्ण समर्थन प्रदान किया, और वहां भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उनको हार का मुंह देखना पड़ा। वहां की जो आदिवासी जनता है वो कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस नीति है, कांग्रेस का जो विकास कार्य है, उनसे पूर्णतः संतुष्ट है। आदिवासी साथियों ने पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है और आने वाले भविष्य के अंदर भी तो कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना अस्तित्व बचाने के लिए बांसवाड़ा के अंदर दौरा कर रही है, मीटिंगें कर रही है, ताकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जो हार का मुंह देखना पड़ा था, आने वाले चुनाव के अंदर वहां पुनः सत्ता प्राप्त करने का भारतीय जनता पार्टी जो प्रयास कर रही है, उसकी उसी उद्देश्य को लेकर ये जो चुनावी दौरे किए जा रहे हैं। मनीषा जी का आखिरी वक्तव्य लेंगे, फिर इस चर्चा को समाप्त करेंगे क्योंकि समय थोड़ा सा कम है हमारे पास। मनीषा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? संक्षिप्त में बताइए, फिर इस चर्चा को समाप्त करेंगे। जी देखिए, सद्दाम हुसैन जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के कार्यों को, आत्मनिर्भर बनाने के कार्यों के लिए अग्रसर है। ठीक है, कांग्रेस के समय में जो ऊर्जा संकट था, जो बिजली कटौती है, वो आम बात थी, और आज हम जब इस पे कार्य कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रहे हैं, तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इससे। अब आप ये देख लीजिए कि ये जो अगर परमाणु ऊर्जा प्लांट की ही हम बात कर लेते हैं, अगर वो लगता है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज आएगी, हम रोजगार बढ़ेगा, हमारे वहाँ पे विकास होगा, राजस्थान में टूरिज्म बढ़ेगा, तो क्या ये कम है? तो इस तरह के जो योजनाएं हैं, इस तरह के जो ऐतिहासिक कदम है, वो कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा। और मैं ये बताना चाहूंगी कि कल इतिहास का स्वर्णिम दिन होगा हमारे राजस्थान के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी। सद्दाम जी, पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने एक दूसरे की बात काफ़ी स्पष्टता के साथ और काफ़ी पेशेंस के साथ सुनी, क्योंकि आमतौर पर बहस ज़्यादा होती है और चर्चा कम। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ने के लिए। तमाम सारे सवाल थे, तमाम सारे तर्क थे, तमाम सारे विवाद थे और तमाम सारे आरोप थे, जिनका जवाब आपने स्पष्ट रूप से दिया। पंजाब केसरी राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हम बताना चाहते हैं आपको कि लगातार आपके जो बड़े बड़े चेहरे हैं, प्रतिनिधित्व करते जनकर्ता हैं, वो एक तरीके से आपके समक्ष पेश आते हैं, आपके सवालों का जवाब लाजमी तौर पे दिया जाता है। और पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ इस खबर को बल्कि प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक यूं ही पहुंचा रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।